तो प्रणाम दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल मैक टेक्नोक्रेट्स में। पिछले लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और उसके न्यूमेरिकल्स को बहुत ही अच्छे से कर लिया था। उसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा बहुत हमें कॉन्फिडेंस गेन हुआ था। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में अब हम किसकी बात कर रहे हैं? पहले एल्जेब्रिक फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन की हम इसके बाद बात कर लेंगे क्योंकि वो थोड़ा छोटा टॉपिक है, ठीक है ना। एक लेक्चर के हिसाब से इस वाले फंक्शन से हमको स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एल्जेब्रिक फंक्शन, तो सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शंस में हमें इसका जनरल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है ना। जनरल फॉर्म मतलब अगर किसी हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो उसका जनरल फॉर्म हमें पता होना चाहिए। उसका जनरल फॉर्म कैसा होता है? देखिए, ई एक्स इज इक्वल्स टू ए नॉट एक्स रेस टू द पावर एन प्लस ए वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन प्लस डॉट 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 प्लस ए आर एक्स रेस टू द पावर एन माइनस आर, देन आफ्टर प्लस, ये आगे कंटिन्यू चलता जाएगा और लास्ट टर्म हमारे पास आ जाएगी ए एन, ये ए आर है, ठीक है ना, ए एन। तो ये हमारे पास इस तरीके से जनरल फॉर्म है, ठीक है। इस जनरल फॉर्म के अंदर हमारे पास ए नॉट कॉमा ए वन कॉमा ए टू इस तरीके से ए एन तक, ये सब क्या है? ये सब हमारे पास है कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स। ये सब हमारे पास क्या है? ये सब हमारे पास है कोएफिशिएंट्स। और अगर हम दूसरी बात करें कि हमारे पास x क्या है? x है हमारे पास वेरिएबल, ठीक है ना। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और तीसरी चीज, हमारे पास जो n है, n क्या है? n है हमारे पास पावर या फिर ऑर्डर, ऑर्डर, ठीक है। तो जनरल एल्जेब्रिक जो एल्जेब्रिक फंक्शंस होते हैं उनको हम पॉलिनोमियल्स बोल देते हैं, ठीक है, या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल देंगे। अगर मैं इसको इक्वल टू जीरो पुट कर देता हूं तो यही बन जाएगी पॉलिनोमियल इक्वेशन। ओके, अब देखिए a1 a2 a3 क्या होते हैं? ये वो डिजिट्स होते हैं जो हमारे वेरिएबल से मल्टीप्लाई होते हैं, इनको अपन बोलते हैं कोएफिशिएंट। x है वो वेरिएबल जो इसके अंदर वेरी कर रहा है, ठीक है ना। और n है इस इक्वेशन का ऑर्डर, मतलब इस एल्जेब्रिक फंक्शन का ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर n इसका ऑर्डर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व किया जाएगा, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स कि अगर मैं px, मतलब px क्या है मेरे पास? ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन, अगर मैं px इक्वल टू जीरो कर देता हूं तो ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी अपने पास एल्जेब्रिक इक्वेशन, ये कहलाएगी हमारे पास एल्जेब्रिक इक्वेशन, ठीक है। और इस एल्जेब्रिक इक्वेशन के कितने आंसर्स होंगे या फिर कितने रूट्स होंगे? जितना इसका ऑर्डर होगा, ठीक है ना, जितना इसका ऑर्डर होगा। तो दूसरी चीज हमने क्या सीखी? दूसरी चीज हमने सीखी कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। रूट्स क्या होते हैं? रूट्स होते हैं पी एक्स का सॉल्यूशन। मतलब जब आप इस एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास एक्स की जो वैल्यू आएगी उसे अपन बोलते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो कितने रूट्स होंगे? वो बराबर होता है नंबर ऑफ सॉरी ऑर्डर ऑफ पी एक्स, ठीक है ना। मतलब आपके पास जो पॉलिनोमियल है उसका जितना ऑर्डर होगा उतने ही इसके रूट्स होंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें थी पॉलिनोमियल के बारे में, ठीक है ना। अब इन को अगर हम ऑर्डर 1 2 या 3 करके देख लेते हैं तो दूसरी हो जाती है कि इफ n इक्वल टू 1, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है, कितनी है? n की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? पी एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स रेस टू द पावर n, और यहाँ पे एक्स की पावर 0 हो जाएगी तो इसका आगे को हम कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। अगर हम n की वैल्यू 1 बोल देते हैं तो हमारे पास पी एक्स जो फंक्शन आ जाता है वो इस तरीके से आ जाता है, कुछ k कांस्टेंट है ना इनटू x, जहां पर k क्या है? k हमारे पास है कांस्टेंट, ये हमारे पास है कांस्टेंट। तो जो पी एक्स है, मतलब जो हमारे पास आउटपुट आया है ना, वापस इसी को रिलेट कर रहे हैं अपन कि वाई आउटपुट इस एक्स का इनपुट है और पी क्या है? फंक्शन, ठीक है ना। तो पी एक्स
को हमने एक फंक्शन बोला है जो ये आउटपुट है वो किसके बराबर है, के एक्स के बराबर। तो इससे हमें पता चलता है कि y जो है वो प्रोपोर्शनल है x के। क्या है, y जो है प्रोपोर्शनल है x के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि एज जैसे जैसे y की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे x की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, या फिर इसको वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे y की वैल्यू इंक्रीज होगी। ठीक है ना, तो हमारे पास कंक्लूजन ये हो जाता है कि फॉर n इक्वल टू 1 वी गेट लीनियर फंक्शन। हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है लीनियर फंक्शन। ठीक है ना, लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन का मतलब क्या होता है, लीनियर फंक्शन का मतलब होता है ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन के जैसा। इसका ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन के जैसा। ठीक है ना, ये तो n इक्वल टू 1 के लिए बात हो गई। अब चलिए, अब हम बात करते हैं इफ n इक्वल टू 2। अगर n इक्वल टू 2 हो जाता है तो पी एक्स इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास आ जाता है के एक्स स्क्वायर। ठीक है, जहां पर के हमेशा की तरह हमारे पास क्या है, के हमेशा की तरह हमारे पास है कांस्टेंट। ठीक है, अब तो px क्या हो जाएगा हमारे पास px हो जाएगा इक्वल टू y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो इससे हमें पता चलता है कि जो आउटपुट है, ठीक है ना, वो प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के। वो किसके प्रोपोर्शनल है, एक्स स्क्वायर के। इसका मतलब इनपुट बढ़ेगा तब जाके y बढ़ेगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं एज कि जब इनपुट बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ठीक है ना, जब इनपुट बहुत ज्यादा बढ़ेगा तब y जो है वो थोड़ा बढ़ेगा। y जो है वो थोड़ा बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि क्या स्क्वायर स्क्वायर का रिलेशन है। क्या है, स्क्वायर का रिलेशन। देखिए, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। एक, अगर हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं, इस टेबल में यहां पर हम लेते हैं इनपुट जो है एक्स स्क्वायर और ये है y। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, x की वैल्यू 1 रखता हूं तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू अगर मैंने 2 रखी तो 2 2 जा 4, y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। और अगर मैंने x की वैल्यू 3 रखी तो 3 3 जा 9, y की वैल्यू आ जाएगी 9। ठीक है, तो देखा आपने कि जैसे जैसे x बढ़ रहा है, x की वैल्यू जैसे बढ़ रही है, मतलब यहाँ पर x लिख देते हैं सिंपली, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है, लेकिन एक इंक्रीजिंग मैनर में। ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर n इक्वल टू 2 वी गेट क्वाड्रेटिक ग्राफ, क्वाड्रेटिक फंक्शन। वी गेट क्वाड्रेटिक फंक्शन। हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है क्वाड्रेटिक फंक्शन। और इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ इज पैराबोला। ठीक है, अब ये स्ट्रेट लाइन कैसे बनती है, पैराबोला कैसे बनता है, ये मैं आपको इसी बेसिक मैथ्स वाले टॉपिक में आने वाले लेक्चर्स में अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है ना, तो कुछ इस तरीके से हम अलजेब्रिक फंक्शंस की बात करते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, और मैं फ्रेम से बाहर हो जाता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, अब इससे हम आगे बात करते हैं। ठीक है ना, तो n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू 2, मतलब हम ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑर्डर्स की बात कर रहे हैं। अगर n की वैल्यू 1 आती है पॉलिनोमियल पे तो उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। n की वैल्यू 2 होती है तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, और अगर n की वैल्यू 3 होगी तो क्या होगा, चलिए उसे भी हम देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने यहाँ पर एक कोने में टेबल बनाई थी, ठीक है ना, उस टेबल से हम शुरुआत करते हैं और इनके ग्राफ निकालते हैं, या फिर एक काम करेंगे, तीनों के ग्राफ एक साथ ही निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे थे, हम चर्चा कर रहे थे एल्जेब्रिक फंक्शंस की। ठीक है ना, हम चर्चा कर रहे थे एल्जेब्रिक फंक्शंस की। एल्जेब्रिक फंक्शन में अगर इफ n इक्वल टू 3 कर लेते हैं,
तो हमारे पास आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स क्यूब, जहां पर के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, जहां पर के क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर तो हम इसको लिख सकते हैं कि पी एक्स जो है वो हमारा फंक्शन है जिसका आउटपुट वाई है और ये के एक्स क्यूब के बराबर है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वाई जो है वो प्रोपोर्शनल है एक्स क्यूब के। इस बार वैल्यू एक्स की बहुत ज्यादा बढ़ेगी तब वाई की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है ना। टेबल बना के हम इसको एक बार प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर एन इक्वल टू 3 वी गेट, फॉर एन इक्वल टू 3 वी गेट क्यूबिक फंक्शन। हमें क्या मिलता है, क्यूबिक फंक्शन, ठीक है, y प्रोपोर्शनल टू 3। अब चलिए हम इनके ग्राफ की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं, इनके ग्राफ्स की, ठीक है ना। भाई टॉपिक के साथ साथ ही मैं आपको उनके ग्राफ्स भी बताता जा रहा हूं, क्योंकि हर फंक्शन का अपना एक अलग ग्राफ होता है, उसके कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ग्राफ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इनके ग्राफ्स के लिए सबसे पहले हम बात करते हैं ए, इसकी बात करते हैं लीनियर फंक्शन। हम सबसे पहले लीनियर फंक्शन की बात करते हैं। तो चलिए इसका टेबल बना लेते हैं एक, ये x ये y, इस तरीके से, ठीक है। फंक्शन अपने पास क्या था, y इज इक्वल्स टू या फिर y प्रोपोर्शनल टू x, जैसे x बढ़ेगा वैसे y बढ़ेगा, ठीक है। तो तीन तीन इनपुट और आउटपुट का अपन ग्राफ बना लेते हैं। इसको थोड़ा आगे लिख देते हैं एज y प्रोपोर्शनल टू x, ठीक है, y x के प्रोपोर्शनल है। तो देखिए x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू भी 1, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 2, है ना। तो हमने क्या देखा कि एज इनपुट इंक्रीजेस एज आउटपुट इंक्रीजेस, मतलब दोनों के अंदर जो इंक्रीमेंट है वो लगभग लगभग सेम है, इंक्रीमेंट की रेट सेम है। रेट क्या होती है आगे आपको बताएंगे आने वाले टॉपिक्स में। तो चलिए इसका अगर अपन एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर y एक्सिस, ठीक है, x माइनस एक्स वाई देन माइनस वाई। तो 0 0 दिस इज द वेरी फर्स्ट पॉइंट, मतलब पहला पॉइंट तो ओरिजिन पे मिल गया। अगर x पे 1 ये है तो y पे 1 ये हो जाएगा, 1 2 1 2। तो x पे 1 तो y पे भी 1, तो x पे 1 पे ऊपर चले, y पे 1 पे दाएं चले, हमें दूसरा पॉइंट इन दोनों के इंटरसेक्शन पे मिल गया दूसरा। तीसरी बात करेंगे 2 पे हम ऊपर की तरफ चलेंगे, क्योंकि x भी 2 है और y भी 2 है, तो y पे भी अपन इधर चलेंगे, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे, इनको अपन ने पॉइंट आउट कर दिया। जब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारे पास एक ग्राफ मिलेगा जो कि स्ट्रेट लाइन में आपको पहले बता चुका था। तो इस ग्राफ का इक्वेशन होगी y इक्वल टू ए एक्स, ठीक है ना, जहां पर k कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ये पहला ग्राफ आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे ग्राफ की। दूसरा ग्राफ हमारे पास हो जाएगा, लीनियर के बाद आ जाता है क्वाड्रेटिक ग्राफ या फिर क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए एक बार हम वापस से टेबल बना लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से एज, और अपन यहाँ पे लिख देते हैं कि y जो था वो किसके प्रोपोर्शनल था, एक्स स्क्वायर के, ठीक है। चलिए बात करते हैं, तो एक्स वाई एक्स की वैल्यू 1 या फिर 0 से स्टार्ट कर देते हैं, एक्स की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू प्लस 1, एक्स की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 4, क्योंकि 2 टू द 4 होता है। चलिए अब इनको अपन एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ये वो उस ग्राफ को अपन चलिए यहाँ बना लेते हैं। तो दिस इज आवर x एक्सिस, दिस इज माइनस y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज द ओरिजिन। मैं नीचे का ग्राफ नहीं बना रहा, क्योंकि हमारे पास जो ये वैल्यूज है पॉजिटिव वैल्यू आएगी, उसके बाद आने वाला जो लेक्चर्स है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, है ना, उसके अंदर हम पैराबोला को अलग से डिफाइन करेंगे, तो यहाँ वहां पर हम क्वाड्रेटिक फंक्शंस को अलग से अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी आप सिंपल इसका बेसिक ग्राफ कैसे प्लॉट होता है वो देख लीजिए। 1 2 3, अब देखिए 1 2 3 ये स्केल्स इक्वल हैं, जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ ये है, 1 2 3 देन 4। तो जब x की वैल्यू 1 थी
y की वैल्यू भी 1 थी, तो पहला पॉइंट तो हमारे पास ये आ गया। उसके बाद जब x की वैल्यू 2 हो गई तो y की वैल्यू कितनी हो गई 4, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया कहीं पर इस तरीके से। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को हमको मिला के ग्राफ बनाना है। अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता तो y की वैल्यू मेरे पास 9 आती, मतलब ये ग्राफ और भी ज्यादा ऊपर हो जाता। तो ये कुछ ग्राफ इस तरीके से बनता हुआ निकलता है। ठीक है ना, इस ग्राफ को अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, पैराबोला, पैराबोला। अब एक चीज आप ध्यान दीजिए कि ये ग्राफ मैंने बनाया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है ना, क्योंकि रिलेशन कुछ इस तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर आप सोचिए x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे -1 कर देता, ठीक है, या y की वैल्यू में -1 कर देता, -2 कर देता, तो आपको क्या लगता है, आपको 1 और 4 यही मिलते? जी हाँ, यही मिलते हैं। क्यों? क्योंकि -1 का स्क्वायर +1 ही होता है और -2 का स्क्वायर प्लस का 4 ही होता है। तो अगर इस ग्राफ को मैं सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाना चाहूं तो ये -1, ये -2, तो -1 के लिए भी मेरे पास +1 वैल्यू ही आएगी, तो मुझे पहला पॉइंट यहाँ मिल जाएगा, और -2 के लिए भी मेरे पास आउटपुट की वैल्यू 4 ही आएगी, मुझे दूसरा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि ये जो ग्राफ है ये कुछ सिमेट्रिक ग्राफ है। ये ग्राफ कैसा है, ये सिमेट्रिक ग्राफ है। अपन इसको क्या बोल सकते हैं, इसको अपन बोल सकते हैं ये मिरर सिमेट्री अलोंग मिरर सिमेट्री अलोंग y एक्सिस। ठीक है, अगर आप y एक्सिस पर एक मिरर पुट कर देंगे तो जैसा इधर वाला पार्ट दिख रहा है वैसा ही इधर वाला पार्ट भी दिखेगा। ठीक है, तो ये था कुछ क्वाड्रेटिक फंक्शंस के बारे में। अब चलिए तीसरा अपन पढ़ लेते हैं, सी था हमारे पास क्यूबिक फंक्शन। सी हमारे पास क्या था, सी हमारे पास था क्यूबिक फंक्शन। ठीक है, अब क्यूबिक फंक्शन के लिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। वो टेबल कुछ इस तरीके से हो जाएगी, ये लीजिए, दिस इज एक्स, दिस इज वाई। ठीक है, यहां पर हम कुछ अलग अलग ज्यादा वैल्यूज ले लेते हैं, कम जगह में लेके। देखिए x की वैल्यू 1, फंक्शन हमारे पास क्या था, फंक्शन हमारे पास था y प्रोपोर्शनल टू x, मतलब प्रोपोर्शनलिटी ये थी, और फंक्शन हमारे पास था y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी 1 थी, x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू 8 हो जाएगी, बिकॉज 2 का क्यूब 8 होता है, तो 2 and 8। अगर मैंने -1 लिया, x की वैल्यू मैंने -1 लिया, तो कितना हो जाएगा, देखो -1 की पावर 3, तो हमें वापस -1 ही मिलेगा, स्क्वायर में मिलता +1, पावर जब 3 हो जाती तो -1 ही मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1, और अगर मैंने y की वैल्यू -2 ले ली तो हमें x की वैल्यू -2 ले ली तो y की वैल्यू भी हमें -8 मिलेगी। ठीक है, चलिए प्लॉट करके देख लेते हैं एक बार। दिस इज आवर x एक्सिस, this is our y axis, this is our -x axis. This is your y axis, this is -y axis. ठीक है, तो x की वैल्यू 1 यहां ले लेते हैं, x की वैल्यू 2 यहां ले लेते हैं, x की वैल्यू -1 यहां ले लेते हैं, -2 यहां ले लेते हैं, या -2 ये -1। ठीक है, अब y की वैल्यू पे हमें 1 और 8 चाहिए, तो 1 हमें कहीं यहां मिल जाएगा और 8 मान लेते हैं। इस एक्सिस को थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना, तो 8 मान लीजिए हमें कहीं यहां मिलता है। 8 हमें कहां मिलता है, 8 हमें यहां मिलता है कहीं इस जगह पे, तो ये हमारे पास 8 हो गया। ठीक है, तो 1 पे 1 पहला पॉइंट यहां आ जाएगा। ठीक है, समझना, और यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में भी 1 पे 1, ये 1, ये -1 और -8 नीचे जाएगा, तो पहला पॉइंट इसमें यहाँ मिल गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, 2 पे हमें कहाँ जाना है, 2 पे हमें 8 पे जाना है, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ मिल जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी दूसरा पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। आप ग्राफ ड्रॉ करना जानते हैं, लेक्चर 1 में मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था।
खुद से एक बार ट्राई करेंगे तो बहुत ही कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। तो खुद से एक बार कीजिए। तो जब हम इनको स्मूथ कर्व से मिला देंगे, जब हम इन दोनों सारे पॉइंट्स को स्मूथ कर्व से मिला देंगे तो ये हमारे पास ग्राफ आ जाएगा y इज इक्वल टू के एक्स क्यूब का। और इस ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? इस ग्राफ को हम बोलते हैं क्यूबिक ग्राफ। ये पैराबोला है, इसको अपन बोल देंगे क्यूबिक ग्राफ, इसको हम बोल देंगे क्यूबिक ग्राफ। ठीक है। और इसके बारे में एक चीज और जो है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का हिस्सा है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है। तो इसके बारे में मैं लिखना चाहूंगा कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये किसके अबाउट सिमेट्रिक होता है? ओरिजिन के अबाउट ये सिमेट्रिक होता है। ठीक है। मतलब देखिए, जैसा ओरिजिन के उस तरफ है वैसा ही ओरिजिन के इस तरफ है, जैसा ओरिजिन के दाएं है वैसा ही ओरिजिन के बाएं है। ठीक है ना। अब देखिए, सिर्फ इसके कारण पहले तो वाई एक्सिस के कारण सिमेट्रिक थी इस वाले ग्राफ के अंदर तो, लेकिन क्यूबिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन के कारण सिमेट्री है। ठीक है। तो चलिए, यहां तक आपको, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहते हो तो मैं फ्रेम से हट जाता हूं। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं एल्जेब्रिक फंक्शंस में। इसमें दो टाइप्स के फंक्शन और होते हैं, एक तो होते हैं इवन फंक्शन और दूसरे होते हैं ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन, ठीक है। अब कौन सा फंक्शन इवन होता है उसको पहचानने के लिए हमें बस एक छोटी सी कंडीशन चेक करनी है कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। ठीक है ना, ये। और दूसरा, चलिए पहले इवन फंक्शन को पूरा एलिबोरेट कर लेते हैं कि f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनपुट की जगह माइनस इनपुट डालते हैं, ठीक है ना, मतलब x क्या होता है? ये f है फंक्शनल ऑपरेटर, ये हमारे पास आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट के अंदर आप देख रहे हैं एक जगह है प्लस इनपुट और दूसरी जगह है माइनस इनपुट, या प्लस इनपुट है या माइनस इनपुट है। ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैंने जो रखी है, तब मेरे पास जो आउटपुट आ रहा है ये पूरा वही मेरे पास तब भी आना चाहिए जब मैंने x की वैल्यू नेगेटिव में रखी है। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि मेरे पास फंक्शन की वैल्यू -2 पे उतनी ही आनी चाहिए जितनी मेरे पास फंक्शन की वैल्यू 2 पर आ रही थी, ठीक है ना, तो उस वाले फंक्शन को हम बोलेंगे इवन फंक्शन। देखिए, तो इसके बारे में जो पहली चीज वो हम लिख लेते हैं कि इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है ना, ठीक है ना बच्चों, इवन फंक्शन जो होता है वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है। ठीक है। कैसे? जैसे कि अभी हमने ग्राफ बनाया था पैराबोला का कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, ये y, ये x, ये माइनस एक्स ओरिजिन। तो ये भी हमने थोड़ी देर पहले ग्राफ बनाया था यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है? ये हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है। तो एग्जाम्पल अपने पास क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल अपने पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ठीक है ना। कैसे? कि यहाँ अगर मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ अगर मैं x की वैल्यू को y की वैल्यू से रिलेट करूं, तो अगर मैं x की वैल्यू 1 डालता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। ठीक है ना। अगर मैं x की वैल्यू -1 डालता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास फिर भी आ जाएगी 2। ठीक है। तो देखिए, हमने इनपुट में प्लस भी ले लिया माइनस भी ले लिया, पर दोनों वैल्यूज बराबर आ रही है। तो यही तो हमारे पास इस इवन फंक्शन की पहचान थी। ठीक है ना, ये हमारे पास एक इवन फंक्शन था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलिए, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स। ठीक है ना,
y इज इक्वल टू कॉस एक्स। चलिए अब इसकी टेबल बना के देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। यहाँ पर ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। x की वैल्यू मैंने 0 ली तो y की वैल्यू 1, ठीक है ना। x की वैल्यू मैंने x की वैल्यू मैंने 90 डिग्री 90 डिग्री ली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 0। और y की वैल्यू क्या कहते हैं, x की वैल्यू अगर मैंने -90 डिग्री ली तो y की वैल्यू तब भी मेरे पास 0 ही आएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि हमने एक आइडेंटिटी पिछले लेक्चर्स में पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री में कि cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा के बराबर होता है, ये पढ़ा था ना। तो ये भी तो कुछ इसी तरीके का दिख रहा है। तो देखिए इसका ग्राफ किस तरीके से बना था, थोड़ा अगर अपन अंडरस्टैंडिंग रखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। ये ग्राफ बनाना हमने वहां पर सीख लिया था, लेकिन फिर भी एक बार और बता देते हैं। तो ये -1 वाली लाइन है, ऐसा ये +1 वाली लाइन है और ये -1 वाली लाइन है। मतलब आपका जो कॉस का ग्राफ है वो इन दोनों लाइनों के बीच में ही ऑक्सीलेट करेगा। x जब 0 था y की वैल्यू 1 थी, तो पहला पॉइंट यहाँ पे। x जब ये रहा 90 डिग्री और ये रहा 90 डिग्री, तो जब 90 डिग्री था तो y की वैल्यू 0, 90 डिग्री था y की वैल्यू 0। तो देखिए ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो क्या ये ग्राफ आपको सिमेट्रिक दिख रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, मतलब वाई एक्सिस के इधर जैसा है वैसा ही इधर है? जी हाँ, यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। 180 पे इसकी वैल्यू 0 -1 होती है, फिर वापस बढ़ने लग जाती है। तो इधर भी ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ही चलेगा, ठीक है ना। तो जो हमने इवन फंक्शन के बारे में पढ़ा वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है ना। याद नहीं हो तो इस तरीके से कंपेयर कर लेते हैं, नहीं तो आपको एक ये फॉर्मूला ज्यादा याद रखना है और दूसरा ये वाली इसकी थ्योरी के अंदर ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना है। अब हम बात करते हैं ऑड फंक्शंस की। ऑड फंक्शन, ठीक है। ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन क्या होंगे भाई? ऑड फंक्शन होंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ, ठीक है ना। मतलब अगर आपने इनपुट माइनस रख दिया तो आउटपुट भी आपके पास माइनस आएगा, वो जरूरी नहीं है इवन फंक्शन की तरह प्लस ही आए, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि एफ ऑफ -3 मेरे पास कितना आना चाहिए, माइनस ऑफ f3, ठीक है। अब इसके बारे में अपन देख लेते हैं, या फिर इसके बारे में भी इसी तरह से लिख देते हैं एक रिमार्क कि ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना। मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल अपन दे देंगे y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ठीक है। या फिर और भी कोई जनरल एग्जांपल, चलिए इसकी टेबल बना लेते हैं अपन, या फिर अभी अपन ने इसका ग्राफ बनाया था तो डायरेक्ट ग्राफ ही देख लेते हैं। इसका टेबल अभी थोड़ी देर पहले ही बनी थी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। तो वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। वो क्या है? ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल अपने पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है ना। अब साइन एक्स का ग्राफ भी आपने देख रखा है, ठीक है। साइन एक्स का ग्राफ आपने देख रखा है, आप चाहें तो इसकी टेबल एक बार बना लेते हैं। एक्स वाई, एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 0, एक्स की वैल्यू 90, वाई की वैल्यू +1 और एक्स की वैल्यू -90, -90 तो वाई की वैल्यू -1, ठीक है। चलिए यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, माइनस एक्स एक्सिस, दिस इज -y +y, ये y इक्वल टू 1 की लाइन है ये, और ये -y इक्वल टू -1 की लाइन है। साइन का ग्राफ जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था, इन्हीं दोनों लाइन के बीच में वो ऑक्सीलेट करेगा। तो चलिए साइन का ग्राफ बना लेते हैं। ये 90, ये -90, ठीक है। तो
दो एक्स जीरो तो वाई जीरो, तो पहला पॉइंट तो हमें यही मिल गया ओरिजिन पे। दूसरा पॉइंट मिलेगा 90 पे +1, तो ये दूसरा पॉइंट ही यहाँ पे मिल गया। और अगला पॉइंट मिलेगा -90 पे -1, ये तीसरा पॉइंट मिल गया। तो देखिए, अगर आप इसको एक कर्व से मिलाते हैं और पीछे यूं बढ़ाते हैं तो ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आपको सिमेट्रिक दिख रहा है, ठीक है ना। ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक दिख रहा है, सेम इसी ग्राफ की तरह। अब जैसा ये आगे रिपीट होएगा वैसा ही ये इधर अपोजिट डायरेक्शन में रिपीट होएगा। तो आपको कुछ समझ में आ रहा है कि ये देखो अभी भी इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये दोनों तरफ ग्राफ बिल्कुल सिमेट्रिक दिख रहा है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे पास इवन और ऑड फंक्शंस। चलिए अब अगले फंक्शंस की तरफ चलते हैं। अगला फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यह क्या क्या है हमारे पास, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। हिंदी में से बोला जाता है घातांकी फलन। हिंदी में से बोला जाता है घातांकी फलन। अब देखिए, इसका जो प्रारूप होता है वो कैसा होता है, y इज इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए रेस टू द पावर x, ठीक है। या फिर सिंपल हम इसको y इज इक्वल्स टू ए एक्स ए रेस टू द पावर x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं अच्छे से कि इनपुट में, इनपुट जो है पावर के रूप में है ना, घातांक के रूप में, और आउटपुट हमें मिल रहा है y के रूप में, ठीक है। तो इसी को अपन बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब आइए इसका एक बार ग्राफ स्टडी कर लेते हैं कि ग्राफ कैसा होगा और क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी टेबल बना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि टेबल बनाने से ही हमें इसके इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशन पता होगा, ठीक है। ये x है, ये y है, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी, मतलब x की वैल्यू माइनस रखने पर, जिसके x जब भी आपका घातांक 0 होता है तो मान 1 आता है, ठीक है ना, फलन का मान 1 आता है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी a, ठीक है। और अगर x की वैल्यू मैंने -1 रखी तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/a, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि x की पावर -1 जो होता है वो 1/x के बराबर होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से y इक्वल टू a की पावर -1 होगा तो ये 1/a हो जाएगा। और अगर मैं x की पावर इनफाइनाइट रख देता हूँ, a की पावर इनफाइनाइट रख देता हूँ, तो y की जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, y की जगह भी मेरे पास इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इस टेबल को आप देखिए। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस टेबल को आप देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ प्लॉट करना शुरू करते हैं, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमको एक चीज इसके अंदर ध्यान दे लेनी चाहिए कि जिस हम इस ए के बारे में बात कर रहे हैं, ये ए क्या है, ये ए है हमारे पास कांस्टेंट, ठीक है ना। मतलब आप खुद सोचिए कि ये जो आधार है, ये जो बेस है, ये भी चेंज हो रहा हो और एक्स भी चेंज हो रहा हो, तो इस कंडीशन में हम वाई की वैल्यू कभी भी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो ए हमने कांस्टेंट लिया है, क्या लिया है हमने, ए। अब आगे बढ़ते हैं इसके ग्राफ की तरफ। ये y प्लस एक्स माइनस एक्स, ठीक है। तो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तब y की वैल्यू मेरे पास 1 थी, ठीक है। तो ये अपन मान लेते हैं ये 1 है हमारे पास, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, इस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 1 थी, तो पहला पॉइंट तो हमें यही मिल गया भाई, ये पहला पॉइंट है ना, ये वाला क्लियर हो गया। जब x की वैल्यू हमने 1 रखी, ठीक है ना, जब x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, a आई थी, ठीक है। चलो सपोज करो a की वैल्यू मैं मान लेता हूं, से a की वैल्यू मैंने मान ली 2, a की वैल्यू मैंने क्या मान ली 2। तो देखिए
यहाँ ए की जगह 2 रख देंगे तो 2 की पावर 1, तो y कितना आ जाएगा 2। तो ये रहा 2, ये 3। ठीक है, तो ये यहां से और ये यहां से दोनों एक दूसरे को यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक और पॉइंट आ गया। ये सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। तीसरा, जब x की वैल्यू में -1 रखूंगा, ठीक है, जब x की वैल्यू में -1 रखूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1/a, और a हमने क्या लिया है से a इक्वल टू 2, हमने a को 2 लिया है। ठीक है, तो a को जब 2 लेंगे तो x इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, तो y की वैल्यू 0.5 यहाँ कहीं आएगी, तो ये इसको अपन आगे बढ़ाएंगे और इसको यहाँ मिलाएंगे, तो ये दोनों यहाँ पर कहीं कट करेंगे, तो ये तीसरा पॉइंट मिल गया। देख रहे हैं आप, इस तरीके से देख रहे हैं। और अगर मैं x की वैल्यू इनफाइनाइट रखता हूँ, मतलब इधर कहीं आगे, तो y की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब मेरे को इनफाइनाइट, मतलब उधर कहीं आगे, मतलब मेरे को अगला पॉइंट कहाँ मिलेगा, वहां पर इनफाइनाइट पर, मतलब इस तरफ से मेरा ग्राफ उधर जा रहा होगा। भाई अपन पॉइंट तो बना नहीं सकते इनफाइनाइट इनफाइनाइट को 2 डायमेंशनल ग्राफ पे, है ना। इसलिए तीसरे वाले से हमने ये इन्फॉर्मेशन ली कि हमारा ग्राफ इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा होगा। कैसे टेंड कर रहा होगा, इनफाइनाइट की तरफ। अब चलिए एक और नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं। अगर मैं x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट लेता हूं, माइनस इनफाइनाइट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, सोचिए। यहाँ पे लिख के कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस इनफाइनाइट, मतलब 1 अपॉन ए की पावर इनफाइनाइट, मतलब 1/इनफाइनाइट, मतलब 0। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यहाँ अच्छे से देख लीजिए, ये इस तरीके से सॉल्व करा है कि जब x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट रखी तो y की वैल्यू आएगी 0। ठीक है, इस वाले सेक्शन को मैं हटा रहा हूं। तो इस तरीके से जब मैंने x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट ली, माइनस इनफाइनाइट मतलब इधर कहीं पर, बिल्कुल इधर और ज्यादा, बिल्कुल इनफाइनाइट पे, तो y की वैल्यू कहाँ अप्रोच करेगी 0 पे। तो इसका मतलब यह है कि हमारा ग्राफ यहाँ कहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमारा ग्राफ यहाँ कहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन सब पॉइंट्स को मिला देते हैं, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से ग्राफ बन गया। ये लाइन बिल्कुल यूं ऊपर जा रही है इनफाइनाइट की तरफ। ये लाइन कहां जा रही है इनफाइनाइट की तरफ। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे y इज इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर x, क्योंकि हमने a इक्वल टू 2 लेके सॉल्व किया है, इसलिए इस वाले ग्राफ का नाम देंगे हम y इक्वल टू 2 रेस्ट टू द पावर x। ठीक है, यहां पर हमने ये ग्राफ बनाया, a यहाँ पे क्या है 2 है और वो भी बड़ा है। अब चलिए एक बार हम नेगेटिव ग्राफ भी ले लेते हैं। आर नॉट डिफाइंड फॉर, किसके लिए डिफाइन नहीं होते हैं, फॉर a लेस देन 0, आई ई दैट इज नेगेटिव exponential functions are not defined for a लेस देन 0। ठीक है,
मतलब ए की नेगेटिव वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मीन्स ए शुड बी पॉजिटिव, ए हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसकी नेगेटिव वैल्यू क्यों नहीं ली जाती, देख लीजिए, अगर अपन लेके देख लेते हैं, अगर इसमें कुछ बात होती है तो हम जानते हैं कि ए की पावर व एक्स, ठीक है ना, हमेशा जीरो से बड़ा होगा, है ना, वेदर एक्स जीरो से छोटा हो और एक्स जीरो से बड़ा हो। मतलब एक्स की वैल्यू प्लस रहेगी तब भी ए की पावर एक्स जीरो से बड़ा होगा, और जब एक्स की वैल्यू माइनस रहेगी तो भी जीरो से छोटा होगा। कैसे, मीन्स ये है ना, एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि a इक्वल टू 2, ठीक है ना, और x की वैल्यू हम ले लेते हैं 2, तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर x 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास क्या आया है, ये हमारे पास पॉजिटिव आया है। और अगर इफ दूसरे केस में हम ले लेते हैं a इक्वल टू कितना लेना है, जीरो से छोटा मान लेना, अपन एक बार माइनस मान लेते हैं, a इक्वल टू -2, ठीक है, और x की वैल्यू हम ले लेते हैं x की वैल्यू भी -2 ले लेते हैं, ठीक है ना, x की वैल्यू -2, तो हमारे पास कितना जाएगा, y इज इक्वल टू -2 की पावर -2, तो y इज इक्वल टू -2 1 अपॉन -2 की पावर 2, ठीक है। तो हमारे पास, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा y इक्वल टू 1 अपॉन -2 की पावर 2, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4। स्टिल इट इज पॉजिटिव, देखिए अभी भी ये पॉजिटिव ही आ रहा है। तो हमने क्या देखा कि y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। यहाँ पे भी हमने, इस वाले केस में भी हमने क्या देखा कि y की वैल्यू देखो पॉजिटिव आ रही है, सबसे छोटी हो गई थी लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हुई, और ऊपर तो देखो प्लस प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी दोनों वैल्यू रख रखी है, तो y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ रही है। इसीलिए ये जो ग्राफ है पूरा ऊपर की तरफ बना हुआ है, ठीक है ना, ये ग्राफ पूरा का पूरा ऊपर की तरफ बना हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में पढ़ते हैं कि इफ मॉड ऑफ ए लेस देन 1, मॉड ऑफ ए लेस देन 1, इसका मतलब हुआ कि ये तो ग्राफ था हमारे पास जब हमने ए की वैल्यू 2 ली थी, या फिर ए का जो मॉड है वो हमारे पास 1 से बड़ा था, ए का मॉड जो है हमारे पास 1 से बड़ा था। अब ए का मॉड यहाँ पे 1 से छोटा है, मॉड का मतलब आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं कि मॉड का, इसको आप दूसरे तरीके से ये लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ए 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, पर इन दोनों के बीच में भी हो सकता है, ठीक है ना। इस वाले केस में ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ बनाया हमने जब ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो, मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम कि ए की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक है, तब हमें ये ग्राफ मिलेगा। अब जब छोटी वैल्यू होगी तब देखिए कैसा ग्राफ मिलेगा। तब के लिए हम एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास y है। अब देखिए हम a की वैल्यू को 0.5 या 1/2 मान लेते हैं, ठीक है, 1/2 मान लेते हैं। लेट a इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 0.5, ठीक है। अब देखिए 1/2, x की वैल्यू मैंने 1 रखी, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो हमारे पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x, यही हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला या फिर हमारा फंक्शन। अब देखिए x की वैल्यू अगर मैं 1 रखता हूं तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 1/2। x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/4, ठीक है। इसी तरीके से x की वैल्यू मैं -1 रखता हूं तो -1, ठीक है, -1 रखेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा। जैसे देखिए x y इक्वल टू 1/2 की पावर -1, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन 1/2 की पावर 1। तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, तो अपन इसको लिख देंगे 2। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, ले लीजिए y की वैल्यू 2 आ गई। और अगर मैंने x की वैल्यू
+2 रख दी तो y की वैल्यू इसी तरीके से 4 आ जाएगी। देखो यहाँ पर इसी तरीके से आप इस वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो देखिए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे यहाँ पर ही बना देते हैं या फिर इसमें ही बना लेते हैं। देखिए कि अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं, x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो y की वैल्यू बनाएगी, मतलब एक पॉइंट तो अभी भी हमारे पास यही है। ठीक है, अब x की वैल्यू मैंने +1 रखी तो ये रहा +1, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आधा। ये आधा ही था, तो इस तरीके से दूसरी तरफ यहाँ पर ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा। मतलब जैसे हमने इसका ग्राफ प्लॉट करा इसकी मदद से वैसे इसका ग्राफ हमें प्लॉट करना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे x प्लस की तरफ बढ़ रहा है, देखो x 1 से 2 गया मतलब प्लस की तरफ बढ़ रहा है, तो y छोटा होता जा रहा है। 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है, तो y छोटा होता जा रहा है। और जैसे जैसे x माइनस की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो y की वैल्यू 2 से 4 हो गई, मतलब वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि हमें जो दूसरा ग्राफ मिलेगा वो कुछ इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ है हमारे पास मॉड ऑफ a माइनस लेस देन 1 के लिए। ठीक है, कुछ आई बात समझ में। तो अब आप खुद देखिए कि ये जो दोनों ग्राफ हैं ये y एक्सिस की मिरर इमेज है। ये क्या है, y एक्सिस की मिरर इमेज है। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब मॉड ऑफ a 1 से बड़ा होगा तो प्लस x की तरफ प्लस y वाले क्वाड्रेंट में ग्राफ ऊपर जाएगा, लेकिन वहीं अगर आपका मॉड ऑफ a 1 से छोटा है या फिर a की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो अब की बार आपका जो ग्राफ है वो सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ ऊपर जाएगा। ठीक है, और तीसरी चीज जो हमने यहाँ पे लिखी थी कि a की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती, मतलब a की वैल्यू जब 0 से छोटी होती है मतलब नेगेटिव होती है, तो उसके लिए हमारे पास ये ग्राफ डिफाइन नहीं होता, ये हमेशा y की वैल्यू ही देता है। तो हमारे पास जो भी ग्राफ आ रहा है वो प्लस y एक्सिस पे आ रहा है, नेगेटिव y एक्सिस पे हमारे पास कोई भी ग्राफ नहीं प्लॉट हो रहा है। तो ये कुछ जानने लायक और कुछ समझने लायक बातें हैं एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं कि ग्राफ ऑफ a raised to the power x is symmetric about y axis for mod of a greater than 1 and mod of a greater than less than 1। ठीक है, और जो सबसे लास्ट पॉइंट, इफ a इक्वल टू e वेयर e क्या होता है, e इज इक्वल टू 2.7, e को हम बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंट, e को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल एक्सपोनेंट। ठीक है ना, e की वैल्यू होती है 2.7 के इक्वल, तब हमारे पास y इक्वल टू e की पावर x हो जाएगा। ठीक है, इसका ग्राफ भी कुछ इसी तरीके से आएगा। ठीक है ना, तो जब आप a की वैल्यू और x की वैल्यू चेंज करते हैं तो ग्राफ यही रहता है, बस इसका स्लोप, इसका कर्विनेस, इसका स्लोप या इसका कर्विनेस चेंज होता जाता है जैसे जैसे आप a की वैल्यू और x की वैल्यू को चेंज करते हैं। ठीक है ना, तो x की वैल्यू इसका शेप डिसाइड करता है, लेकिन जो a की वैल्यू है वो इसका कर्वीनेस डिसाइड करता है कि कम कर्वी होगा आपका ग्राफ, इतना कर्वी होगा आपका ग्राफ, इतना कर्वी होगा या आपका ग्राफ इतना कर्वी होगा। ये एक्स एक्सिस है आपके। ठीक है ना, तो वो डिसाइड कौन करता है, इसी तरीके से। ठीक है, तो इस वाले पार्ट को समझकर आपको कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा। मैं थोड़ी देर के लिए हट जाता हूं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दर्शकों, अब हम चलते हैं अगले फंक्शन की तरफ, जो है हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन, इसे हम बोलते हैं लघुगणक फलन, और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ a बेस a x।
कैसे पढ़ते हैं इसको? इसको पढ़ते हैं y इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस a। ठीक है, इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है। हम इसको क्या पढ़ेंगे कि y इक्वल्स टू द log ऑफ y इक्वल्स टू log x टू द बेस a। ठीक है ना, यहाँ पर a को बेस बोलते हैं, x फंक्शन का इनपुट है और y इसका आउटपुट है। अब कैसे समझेंगे बेस वगैरह क्या होते हैं? एक एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूं कि अगर a की पावर x इज इक्वल्स टू हमारे पास b है, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा log बेस a b इक्वल टू x। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसकी लॉग की परिभाषा होती है। आपको मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। ठीक है, जैसे 2 रेस टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। 2 रेस टू द पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो ये कौन सा फॉर्म है? ये है एक्सपोनेंट फॉर्म। ये है एक्सपोनेंट फॉर्म, तो इसको हम लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास आ जाएगा लॉग बेस कितना है 2 और यहां पर आएगा 8 इज इक्वल्स टू 3। तो अब आपको कुछ समझ में आया कि एक्सपोनेंट से लॉगरिथम में कैसे कन्वर्ट करते हैं? तो इस तरीके के फंक्शन हमारे पास कहलाते हैं लॉग फंक्शन। क्या कहलाते हैं? लॉग फंक्शन। अब चलिए हम इसके टेबल ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें इसके ग्राफ के बारे में कुछ पता चल जाए। ये x, ये y, जरूरत पड़ेगी तो और बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बेस क्या लें ताकि हमारे पास आंसर अच्छे से आ जाए? तो चलिए हम यहाँ पर बेस ले लेते हैं 1 2 3 3 वैल्यू। चलिए चौथी वैल्यू भी ले लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। हम यहाँ पे ले लेते हैं लेट y इज इक्वल टू log 2, y इज इक्वल टू log 2 x। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 0 कर देता हूं, है ना, मैंने x की वैल्यू 0 कर दी तो y की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 कर देंगे तो हमारे पास b कितना आ जाएगा? सोचिए, या फिर इसको दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर देते हैं हम कि 2 की पावर y इज इक्वल्स टू x। 2 की पावर y इज इक्वल टू x, इसको इसी तरीके से लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के टर्म्स में। देखिए a की पावर x इक्वल टू b, ठीक है ना, तो log a b, तो log a b इक्वल टू x। अब हम x की वैल्यू 0 कर देंगे तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे y की क्या वैल्यू होनी चाहिए ताकि 0 आ जाए? आ सकता है क्या कुछ? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। चलिए x की वैल्यू को हम 0 लेते हैं, ठीक है ना। तो इस इक्वेशन में x की वैल्यू, देखिए ये लॉगरिथमिक फॉर्म था, ये एक्सपोनेंट फॉर्म था, तो हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया ताकि आपको ये टेबल बनानी आ जाए। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू हमें 0 लानी है तो y की क्या वैल्यू होनी चाहिए? y की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट होगी तभी तो ये 0 आएगा, है ना। सोच के देखिए, मैं यहाँ पे अलग से कैलकुलेशन कर देता हूँ कि 2 की पावर माइनस इनफाइनाइट इज इक्वल टू एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू एक्स, और 1 अपॉन इनफाइनाइट होता है 0। तो एक्स की वैल्यू 0 कब मिली? जब y हमें माइनस इनफाइनाइट मिलेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं माइनस इनफाइनाइट। कुछ आई बात समझ में? अब चलिए x की वैल्यू जब हम 1 लेते हैं, x की वैल्यू 1 कब आएगी? जब y की वैल्यू 0 आएगी। क्यों? क्योंकि 2 की पावर 0 इक्वल टू 1 ही होगा, 5 की पावर 0 इक्वल टू 1 ही होगा। ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास, 2 पॉइंट्स आ गए। तीसरा पॉइंट ले लेते हैं कि अगर मैं x की वैल्यू को इनफाइनाइट चाहता हूं तो y की वैल्यू भी इनफाइनाइट चलेगी। ठीक है ना, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर मैं y की वैल्यू इनफाइनाइट रख देता हूं तो x की वैल्यू भी इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो ये तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट अब हम क्या रख सकते हैं? सोचिए, चलिए नी भी रखेंगे तो भी इन 3 पॉइंट से ग्राफ प्लॉट हो जाएगा।
चलिए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ग्राफ यहां पर प्लॉट कर लेते हैं। जैसे ये आपके एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास माइनस वाई एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखिए जब मैंने x की वैल्यू 0 लिया था तब y की वैल्यू माइनस इन्फाइनाइट था, तो ये रहा x और y माइनस इन्फाइनाइट इधर, मतलब हमारा ग्राफ यहां से कहीं स्टार्ट होगा, हमारा ग्राफ यहाँ कहीं जा रहा है नीचे इन्फाइनाइट की तरफ। ठीक है, दूसरी चीज, जब मैंने x की वैल्यू 1 रखा था तो y का वैल्यू 0 था। सपोज कीजिए ये है x इक्वल टू 1, ये क्या है x इक्वल टू 1, तो उस टाइम पर y इक्वल टू 0 है, तो ये रहा y इक्वल टू 0, मतलब दूसरा पॉइंट हमें ये मिल गया, इनफाइनाइट से आना है ग्राफ को, इस पॉइंट पे जाना है, और जब x की वैल्यू इनफाइनाइट y की वैल्यू भी इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर वो है इनफाइनाइट इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास ये ग्राफ यूं चल के आएगा, इस पॉइंट से होता हुआ ये यूं इधर निकल जाएगा। कुछ आ रहा है बात समझ में? तो इस ग्राफ को अपन बोल देंगे y इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स। तो इस तरीके से हमारे पास लॉग एक्स का ग्राफ आता है। अब इस ग्राफ के बारे में कुछ विशेष खास बातें हम नोट कर लेते हैं कि इसके अंदर आप देख लीजिए कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही है ये ग्राफ, इसका मतलब नेगेटिव y की जो वैल्यूज हैं या फिर नेगेटिव x की जो वैल्यूज हैं, नेगेटिव x की जो वैल्यूज हैं वहां पर ये ग्राफ बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है। ठीक है ना, जैसे एक्सपोनेंट का ग्राफ ऊपर की तरफ था वैसे ही लॉगरिथमिक का ग्राफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। तो पहली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है कि फॉर एक्स लेस देन 0, ठीक है ना, मतलब ब्रैकेट में लिख देते हैं फॉर नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स log functions are not defined। ठीक है ना, मतलब log का जो फंक्शन है वो डिफाइन ही नहीं होएगा, मतलब इस तरफ तो इसका ग्राफ ही नहीं बनेगा, तो डिफाइन क्या होएगा, बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होएगा। दूसरी चीज कि एक x इक्वल टू 1 पे ये ग्राफ x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है ना, और ये ग्राफ भी लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल ग्राफ का जैसा ही है, बस ये y एक्सिस के तरफ बना हुआ है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, बाकी का जो फंक्शंस हमारे पास बच रहे हैं, अभी तो बहुत कुछ बच रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज बच रही है, तो लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी से हम कल कंटिन्यू करेंगे और बेसिक मैथ्स के बाकी के टॉपिक्स को भी जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, ताकि न्यूमेरिकल सेशन दोबारा से शुरू हो और आपकी प्रैक्टिस शुरू करवाई जाए अलग अलग तरीके के कई न्यूमेरिकल्स के साथ। पिछली क्लास में आपने देखा होगा व्हाइट बोर्ड में यहाँ पर कुछ दिक्कत हो रही थी विजिबिलिटी के कारण, ठीक है, तो उसको मैंने हटा दिया है, जब तक वो सही नहीं होगा हम इसके ऊपर भी आपको क्वालिटी टीचिंग देने की पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके के कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप इन लेक्चर्स के अंदर क्या क्या क्वालिटी चाहते हैं वो भी आप मेरे को बता सकते हैं। ये लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ा हुआ हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।